हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज की क्लास जो है वो है क्लास 11th के लिए और यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस में से एक क्लास है। और बच्चों, ये है क्लास नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर किए थे और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लास्ट क्लास में हमने एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस और प्रमोशनल फंक्शंस की बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैनेजरियल फंक्शंस की और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमर्शियल फंक्शंस। नाउ you know what the reason behind this is that I have divided class number 3 into 3 parts because it is a long topic, but yes, to make this topic connected, class 3 part 1, class 3 part 2, class 3 part 3, तो आपको रिवाइज करने में, आपको क्लास अटेंड करने में आसानी रहेगी। दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट। और आज की क्लास में जहां पर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड मैनेजरियल फंक्शंस की, वहां पर हम बात करेंगे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मैनेजरियल फंक्शंस, और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। बच्चों, इन चीजों को जानना इसलिए जरूरी है, आज आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कल को आप अपना वेंचर स्टार्ट करें। तो आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोई भी काम अगर प्रॉपरली नहीं किया जाएगा, जो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है, तो वो इफेक्ट ऑब्वियसली आपके काम पर, आपके काम की ग्रोथ पर आएगा, आपके काम के नेटवर्क पर आएगा। तो इसलिए जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, डिटेलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो अब हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। लेट्स टेक अप द फर्स्ट पॉइंट नाउ। पहला पॉइंट, प्लानिंग। बहुत अच्छी एक इंग्लिश स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं बना पाते किसी भी चीज को करने का, तो आप प्लान एक्चुअली बना रहे हैं उस चीज में फेल होने का। प्लानिंग इज वेरी, और ये आप एग्जाम्पल इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि कभी आपको कहीं बाहर घूमने जाना होता है, तो उसकी प्लानिंग आप लगभग 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, उसकी आइटनरी बनाना शुरू कर देते हैं, सो दैट आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वहां पर वापस आ सके, सारी जगह घूम सके, एंड यू शुड नॉट मिस एनीथिंग इन बिटवीन। तो इसलिए प्लानिंग की जाती है। So let's take up the first point. It is the basic managerial function of an entrepreneur. It helps in determining the course of action to be followed to achieve various entrepreneurial objectives. Actually में बच्चों प्लानिंग क्या है? Bringing the future into the present and doing something about it. जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप बेसिकली एक कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या क्या काम कब कब करना है ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं, सो दैट यू शुड रिमेन प्रिपेयर्ड। लोगों को कब हायर करना है, किस टाइप के लोग हायर करने हैं, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उनका एज ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद कितना उनको सैलरी ऑफर करना है। ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद रॉ मटेरियल, इट्स अवेलेबिलिटी, फिनिश प्रोडक्ट्स, पैकिंग, ऑल दो स्टफ्स आर नीडेड। तो उसके लिए प्लानिंग इज वेरी, सो इट इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। मतलब ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, तो ये आना ही चाहिए। An entrepreneur, should know how to do planning. एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज कंसर्न विद द मेंटल स्टेट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब जो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है और मेंटली कमिटेड होता है टू वर्क हार्ड। मेरी बात अब याद रखिएगा, जिंदगी में सक्सेस इज इक्वल्स टू, आई वोंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल्स टू हार्ड वर्क, इक्वल्स टू मेहनत।
अगर आपने सक्सेस पाना है और आप मेहनत करने को राजी नहीं है, तो सक्सेस कभी आपसे राजी नहीं है। आप किसी की भी जर्नी देख लीजिए, इट गोज थ्रू द जर्नी ऑफ हार्ड वर्क एंड नथिंग एल्स। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर प्लान बना रहा है तो उसको ये पता जरूर होना चाहिए कि प्लानिंग के बाद भी बिजनेस में सक्सेस आना कई बार कठिन हो जाता है। कारण ये है कि प्लान बना बनाकर आपको पता चलता है कि व्हाट इज द राइट वे टू मेक द राइट प्लान। आप गलत प्लान बनाते हैं, उसके बाद आपको राइट प्लान्स बनाने आते हैं। थर्ड, इट is decision making in advance. What to do, when to do, how to do, who will do a particular task, that is very very important. बच्चों एक जगह पर रुdyard किपलिंग, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं उनका, आप उन पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। इन्होंने जंगल बुक लिखी थी और इन्होंने 5W1H का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा था कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको W के आंसर्स आने चाहिए। मैनेजमेंट में कहा जाता है, कॉर्पोरेट्स में कहा जाता है, एन एम्प्लॉय शुड नो द आंसर्स टू ऑल द W's। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, विद whom टू डू, हाउ टू डू, ये चीजें पता होना ही प्लानिंग। और अगर आप इनको लाइट हार्टेडली तरीके से कर रहे हैं, नजरअंदाज करके कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा आपको सेटबैक पहुंचा सकती है कि इट कैन ब्रिंग योर बिजनेस टू स्टैंड स्टिल विद इन नो टाइम। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्रूशियल एंड इट इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, अब चीजें स्टार्ट तो कर ली हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। लेट्स टेक अप द फर्स्ट पॉइंट। Every business enterprise needs the service of several persons to look after its different aspects. अब आप किसी ऑफिस में जाते हैं बच्चे, पहले आपको गेट पे गार्ड मिलता है, वो आपकी एंट्री करवाता है, वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेता है, आप अंदर जाते हैं। अंदर आपको जो ऑफिस बॉय होता है, ही वेलकम्स यू, ऑफर यू अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर आपको रिसेप्शन पे यू मीट अ पर्सन जो आपको डायरेक्ट करता है वेदर द पर्सन इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ही और शी इज इन द मीटिंग। तो बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उनको संचालित करते हैं, उनको मिलकर चलाते हैं। तब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है जहां हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है। गार्ड को ये पता है कि मेरा काम क्या है, ऑफिस बॉय को ये पता है कि मेरा काम क्या है, रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा है उसे पता है मेरा काम क्या है, एंड पीपल दोज हु आर सिटिंग इन द कैबिन्स एंड दोज हु आर सिटिंग ऑन द वर्क स्टेशन, सबको अपने अपने काम पता है। ये तो हो गया बैक ऑफिस, जहां पे अगर फैक्ट्रीज हैं, जहां पे प्रोडक्शन होती है, वहां पर भी लोगों को अपना डेली वर्क पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज and above all your money. Second point, the entrepreneur sets up the objectives or goals to be achieved by its personal। सबके पास बच्चों जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं कंपनीज, मतलब ये मेरा मानना है कि जो बड़ी कंपनीज है उनको ये करना भी चाहिए, सबके पास KRAs होते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, कि भैया आप एक पोजीशन पर आए हैं तो यू आर हैविंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें तब दी जाती हैं व्हेन दे ज्वाइन द कंपनी, लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद। जब ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल जाती है, देन दीज KRAs आर बीइंग शेयर्ड विद देम कि भैया ये आपके काम है और इन इन कामों को आपने करना है, एंड यू हैव टू कीप पॉलिशिंग दीज वर्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद KPIs भी दिए जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो सिर्फ यहाँ बैठने नहीं आए हैं, दे आर यू नो here or they are being hired to play a key role in the growth of the organization. Third point, the functions of organizing is to arrange, guide, coordinate, direct and control the activities of the factors of production। और बच्चों ये ऑर्गेनाइजिंग इसलिए किया जाता है कि चीजों को अरेंज किया जा सके, लोगों को गाइड किया जा सके,
कोऑर्डिनेट किया जा सके एक फंक्शन को दूसरे से। फॉर एग्जांपल आपका फिनिश गुड्स बनते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या होगी, दैट व्हेन दे गो टू द पैकिंग डिपार्टमेंट जहां वो पैकिंग होगा, फिर हाउ दे गो टू डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जहां से फिर वो मार्केट के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो दीज थिंग्स आर बीइंग डन when you talk about the organizing function of an entrepreneur, which comes under managerial functions. फिर चीजों को डायरेक्ट करना, उन्हें कंट्रोल करना। डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप वहां चले जाओ, भाई वहां आप जाओगे तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू, दीज आर द थिंग्स यू डू नॉट हैव टू डू। तो इन चीजों को कंट्रोल भी करने एक्टिविटीज। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि मैनेजर्स दे स्टे बैक अ लॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन क्या है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मोर देन एन एम्प्लॉय। they direct and control the activities of the factors of production। तो जो जो चीजें प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं, जो जो प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, फ्रॉम मशीन, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू converting that raw material into a finished product and packing and then distributing, taking it to distribution centers, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैनेज की जाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफिंग। The function involves making appointments for the positions created by the organizational process। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके अंदर आपको लोग भी चाहिए, जो लोग आपकी कंपनी के लिए काम करें। तो जो भी पोजीशंस आपने क्रिएट की हैं, उनको फुलफिल करना है, उन्हें फिल करना है। एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव जॉब ओपनिंग्स, और लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। एंड यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर दैट। इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। हमेशा बच्चों याद रखिएगा, जो स्टाफिंग है, ये वर्ड स्टाफ से लिया गया है। इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, अप्रेजल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। अब बच्चों ये छोटा सा पॉइंट है, पर अपने आप में ये एक रिसर्च टॉपिक है। अब ऑब्जर्व कीजिए, ह्यूमन रिसोर्स ने मैन पावर प्लानिंग करी कि भैया हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन हाउस के लिए फॉर एग्जांपल 200 लोग चाहिए, ठीक है। उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, उन्होंने ऐड दिया, उन्होंने पोर्टल पे, जॉब पोर्टल्स पे अपनी रिक्विजिशन डाली, लोगों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उन्हें प्लेस किया अपनी अपनी पोजीशन पे। अब उनके बाद उनको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि लोग हमेशा दूसरी कंपनी से आते हैं, कई बार फ्रेशर्स भी आते हैं, वो इतने ट्रेंड नहीं होते। तो कई कंपनीज हाफ डे ट्रेनिंग चलाती हैं और हाफ डे उन लोगों को ऑन द जॉब रखती हैं, ताकि वो ट्रेनिंग भी कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के काम को सीख भी सके। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, टू हायर राइट पीपल, टू प्रोवाइड देम विद राइट ट्रेनिंग, राइट इनपुट्स, असेसमेंट्स, so that they get confident to do the right work for the organization। और बच्चों अगर कहीं पर यहाँ पर गलत व्यक्ति हायर हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ ब्लैक शीप, और सारे काम को खराब कर सकता है। तो जो एचआर का काम है, वो बहुत ज्यादा विजिलेंस का काम है, बहुत ज्यादा ध्यान का काम है। इसको कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो लोग काम करेंगे उनका फिर प्रमोशन है। अगर वो प्रमोट किए जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उनका ट्रांसफर किया जाता है, उनकी सैलरीज बढ़ाई जाती हैं, अप्रेजल्स किया जाता है, डेजिग्नेशंस नहीं दी जाती हैं, रिम्यूनरेशन चेंज होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? अंडर स्टाफिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे हम पॉइंट्स कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। डायरेक्टिंग, देखिए बहुत बड़ा रोल है डायरेक्शन का। हमेशा एक लर्नेड आदमी, एक आदमी जिसे पता है कि व्यक्ति को कहां पहुंचाना है, वही आपको बताएगा ना कि आप यहां पे जाओ। डायरेक्शन इज लाइक दिस। फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंसर्न विद कैरिंग आउट कंप्लीट, कैरिंग आउट मतलब कंप्लीट द डिजायर्ड प्लान्स। इट इनिशिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एक्शंस एंड एंश्योर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये एक काम है
ये एक गोल है एंड दिस इज द पर्सन। तो जो एक मैनेजर होगा ना, अ मैनेजर, अ पर्सन हु इज बिट सीनियर, वो इस व्यक्ति को ये डायरेक्शन देगा कि आपने सीधा जाना है, इस काम को 15 दिन 20 दिन में फिनिश ऑफ करना है, 15 to 20 days, और वैसे फिनिश करना है जैसा फॉर्मेट आपको दिया जाता है, एंड देन यू हैव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और कहीं पर भी इंप्लॉय अगर अपनी मनमर्जी चलाएगा, अपने ढंग से काम करेगा, अपनी गट फीलिंग से काम करेगा, तो काम तो कर लेगा, पर मेरी बात आपने याद रखनी है। और कहीं मैनेजर ने ये सोचा कि भैया ये तो सीरियस आदमी है, ये तो काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है और ये कर ही लेगा, मुझे क्या इसको फॉलो अप करने की जरूरत है या क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसने कर ही लिया होगा। तो बच्चों, मैंने खुद अपनी आंखों से कंपनीज को बहुत ज्यादा अपना पोटेंशियल और पैसा लूज करते हुए देखा है, बिकॉज दीज थिंग्स हैपन ओवर देयर। एक बार डायरेक्ट कर दिया जाता है, पर फॉलो अप नहीं किया जाता कि भैया तुम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फिर धीरे धीरे जो एम्प्लॉय होता है, इसकी ना ये हैबिट बन जाती है कि कोई इसे डायरेक्ट डायरेक्ट कर दे, बट इससे ना काउंटर क्वेश्चन ना करे कि भैया काम हो गया है नहीं हो गया। और धीरे धीरे करके इट बिकम्स अ चेन रिएक्शन, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अ थिंग विच हैज गॉट स्टार्टेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी धीरे धीरे कंपनी का चेन रिएक्शन बन जाती है, और करते 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 चेन रिएक्शन पूरी कंपनी में फैल जाता है, एंड वन फाइन डे द कंपनी कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पर्सन हु इज डायरेक्टिंग, ही शुड कीप चेकिंग कि whether the person is accomplishing the task or not accomplishing the task. लीडरशिप, लीडरशिप क्या है? लीडिंग विदाउट अ टाइटल। आप एक लीडर हैं और आप एक शिप की तरह एक्ट करते हैं। आप व्यक्ति को, अब एक शिप का क्या काम होता है? माल को एक जगह से उठाता है और दूसरे शोर पे पहुंचा देता है। ऐसे ही एक लीडर का काम होता है। अगर लोग उसके अंडर दिए गए हैं तो उसको पता है कि किसको क्या काम सौंपना है और कैसे उसके बेसिस पर काम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है और कंपनी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। कंपनी भी अल्टीमेटली उस व्यक्ति को सैलरी देती है, उसको बेनिफिट्स देती है। तो ये उसका उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। लीडरशिप, it is the process by which an entrepreneur imaginatively directs or guides and influences। अबे इन्फ्लुएंस कैसे करेगा एक मैनेजर एज अ लीडर? कि वो किसी को ये कहेगा कि भैया तू लेट आ रहा है, खुद वो उससे लेट आ रहा है, तो व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनेगा। ऑफिस का टाइमिंग है 9 AM का, मैनेजर हैज टू कम और शुड कम टू द ऑफिस एट 8:45। चाहे उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके पियर्स 9 बजे आ रहे हैं, बट a boss or a manager has to come to the office 15 minutes before। ऐसे क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? उसके जूनियर्स पर, उसके पियर्स। ओके, इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर्स, guides and influences the work of others in choosing and attaining specified goals by mediating between the individual and organization in such a manner that both will get the maximum satisfaction। अब बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि जब भी एक व्यक्ति एक मैनेजर बनता है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि व्यक्ति के गोल्स व्यक्ति को बताए, उसे प्रॉपरली गाइड करे और इस तरीके से उसको डायरेक्ट करे कि उसे ये लगे कि एक्चुअली ही वांटेड टू अचीव दिस गोल। उसे फोर्स नहीं किया जा रहा, ही वांटेड टू अचीव दैट गोल। भाई मैं आया इस कंपनी में इस पर्पस के लिए था, तो उससे क्या फायदा होगा? उस एम्प्लॉय का भी फायदा होगा और इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। पर आपको ये पता ही नहीं है कि व्यक्ति को गोल्स कैसे देने हैं, उसका पर्पस क्या है हायरिंग का। आप उससे वही काम करा रहे हैं जो आपको एक्चुअल में करवाने आते हैं। तो इसमें क्या है? उस व्यक्ति का भी नुकसान है और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है जो इस तरीके के काम अपने एम्प्लॉय से करवाना चाहते। सो
It is the process by which an entrepreneur imaginative directs and guides and influences the work of others in choosing and attaining specified goals. तो आपके काम पर वो इम्पैक्ट डालता है ताकि आप स्पेसिफिक गोल्स चूज कर सकें और उनके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें। बाय मीडिएटिंग, बीच में इंटरफियर करके बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन in such a manner that both will get the maximum satisfaction and results. Very very important. Satisfaction का मतलब ही यहाँ पे बच्चों that you are getting the right results. Right results. Let's move on to the sixth point, communication. Very very important. It constitutes a very important function of an entrepreneur. It is observed to be the most prevalent problem among entrepreneurs today. अब बच्चों प्रॉब्लम कहां पे है? कम्युनिकेशन क्या है? एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है, ये कम्युनिकेशन है। आपने इंफॉर्मेशन सेंड की और दूसरा व्यक्ति इस मूड में ही नहीं है कि उसे रिसीव करे, तो ये क्या हो गया? ये ना चाहते हुए भी मिसकम्युनिकेशन की क्रिएशन हो। किसकी मिसकम्युनिकेशन? आपने अपनी तरफ से बात कह दी और दूसरे व्यक्ति ने उस बात को सुना ही नहीं। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है बच्चों, इट्स एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस। क्लास में टीचर पढ़ाएं, बच्चे सुने, बच्चे क्वेश्चंस पूछें, टीचर्स आंसर करें, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। पर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, एंड देन जो उसका फीडबैक है वो आफ्टर एग्जाम्स टीचर के पास ही आने वाला। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो बट ऑब्वियस आप मिसकम्युनिकेशन कर। और मिसकम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका मिस्ट्री, रिडल, जर्नी टू द वैली ऑफ ऑकवर्डनेस। सेकेंड पॉइंट, it has been established that entrepreneurs spend 75% to 90% of their working time communicating with others. और बच्चों ये कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। मजे की बात क्या है? जो 7% कम्युनिकेशन है वो है वर्बल, और 93% कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल। तो अगर आप अपनी सीट पे अलर्ट बैठे हैं, आप लोगों का काम चेक कर रहे हैं, बार बार जाते हैं एमबीडब्ल्यू मैनेजमेंट में वॉकिंग अराउंड, एमबीडब्ल्यूए करते हैं, वहां पे जाके चेक करते हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो नॉन वर्बली विदाउट सेइंग अ वर्ड यू आर कन्वेइंग टू मच टू देम। मैं बहुत जल्दी अपने 11-12 स्टूडेंट्स के लिए एक कोलैबोरेटिव क्लास तैयार करूंगा ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और उसमें मैं आपको इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आगे चलते हैं। It refers to the exchange of ideas, feelings, emotions, knowledge and information between two or more persons. अब भाई आपने आइडिया शेयर किया, आपने जिस तरीके से उस आइडिया को उस व्यक्ति को बताया वो भी शेयर किया, इमोशंस भी शेयर किए, नॉलेज भी शेयर किया। इन सब चीजों के प्रभाव से वेदर काम होगा और वेदर काम नहीं। आइडिया आपका अच्छा था, फीलिंग्स आपकी बुरी थी, इमोशंस आपके बहुत ही जारिंग थे, तो व्यक्ति काम नहीं करे। आइडिया अच्छा था, आप चाहते थे कि वो व्यक्ति उस पर काम करे, और आपने बहुत प्यार से उसको समझाया, उसे समझा, एंड ही हैज बिकम विलिंग टू डू इट, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। नेक्स्ट इज, नथिंग हैपेंस इन मैनेजमेंट until effective communication takes place. तो बच्चों जब तक इंफॉर्मेशन ही प्रॉपरली शेयर नहीं होगी तो काम क्या होगा, आप बताइए। उसके लिए इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत जरूरी है। पहले तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उसके बाद लिसनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग कैपेसिटी, फिर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, फिर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, फिर लिसनिंग, फिर एनालाइजिंग कैपेसिटी, एंड देन डिलीनिएटिंग कैपेसिटी, लोगों को समझाने की कैपेसिटी। Communication is a very, very important topic which works as a foundation of any country, any company, or any family's growth.
मैं कितनी बड़ी बात आपको समझा रहा हूं कि किसी कंट्री का, किसी कंपनी का, किसी क्लैन का, कम्युनिटी का, किसी फैमिली का ग्रोथ तभी पॉसिबल है कि जहां पर लोगों को ये पता होता है हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ नॉट टू मिस कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन. अब मोटिवेशन वर्ड को पहले समझ लेते हैं क्या है. कि फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में, मैनेजरियल फंक्शन में एक और बहुत बड़ा फंक्शन है, वो है मोटिवेशन. भैया हमारा मोटिव क्या है काम करने का. अगर आपको अपना मोटिव पता है तो आप लोगों को एनकरेज कर पाएंगे उसके लिए, बिकॉज यू नो व्हाट यू कैन अचीव बाय वर्किंग विद मी. फिर अगर एक व्यक्ति मेरे साथ काम करेगा तो मुझे पता है वो क्या अचीव कर सकता है, और आप उसके लिए उसको प्रेरणा दे सकते. ओके. फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. इनटेंजिबल, ये टेंजिबल नजर नहीं आता है, ये इनटेंजिबल, of creating an urge among the subordinates to do certain things or behave in a desired. देखिए बच्चों, एक व्यक्ति ने कंपनी ज्वाइन की, मेजरली जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो पहली चीज है, काम का रेगुलरली अवेलेबल होना दूसरी चीज है, और तीसरी चीज है द रिजल्ट्स, द आउटकम, दैट इज मनी. ये सोचना गलत है कि लोग पैसों के लिए काम करते हैं. लोग काम इसलिए करते हैं बिकॉज दे मूव अवे फ्रॉम देयर होम, दे नो हाउ टू यूज देयर नॉलेज इन ऑर्डर टू ग्रो अ कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल. तो उसके लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिव पता होना बहुत जरूरी है लोगों को. सेकेंड पॉइंट, the importance of motivation can be realized from the fact that the performance of a worker depends upon his or her ability and the motivation. आपके पास एबिलिटी है और आप एनकरेज फील करते हैं उस कंपनी में अपने काम को लगाने का. अब आप काम मेहनत बहुत कर रहे हैं, फिर आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं कर रहा, नो वन इज प्रेजिंग यू, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ यू. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका एनकरेजमेंट लेवल है इट विल डिप्लीट, इट विल गो डाउन. और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि पीपल स्टार्ट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अगेन सेटबैक्स. तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. A sound motivational system must be productive, competitive, comprehensive, and flexible, and it must consider the psychological, social, safety, ego, and economic needs of the worker. Very, very important. It's again a very detailed point. But एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक साउंड मोटिवेशनल सिस्टम चलाया जाता है, लोगों की कदर की जाती है, लोगों के होने की वैल्यू की जाती है, लोगों से इस तरीके से बात की जाती है कि वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं हैं, वो हमारे एम्प्लॉयर्स, वो हमारे कस्टमर्स हैं. एक बार सर रतन टाटा से किसी ने पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ टाटा ग्रुप. उन्होंने कहा वी टेक केयर ऑफ आवर एम्प्लॉयज more than we take care of our customers, and then our employees take care of the customers better. हम अपने एम्प्लॉयज की टेक केयर अपने कस्टमर से ज्यादा करते हैं, फिर हमारे एम्प्लॉयज हमारे कस्टमर्स की केयर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं. दैट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ ऑफ कंपनीज ग्रोथ. अ साउंड मोटिवेशनल सिस्टम मस्ट बी प्रोडक्टिव. उसमें आगे बढ़ने के चांसेस होने चाहिए, ग्रोथ पैटर्न्स नजर आने चाहिए कि भैया आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कल मैं कहीं और काम कर मतलब किसी और लेवल पर काम करूंगा, परसों किसी और लेवल पर काम करूंगा. तो कंपनी की ग्रोथ के साथ मेरी भी ग्रोथ हो रही. आप देख रहे हैं कितना टीडियस है, मतलब कितना का इट इज अ स्टेप बाय स्टेप अ डिटेल्ड प्रोसेस. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आज ज्वाइन किया और एक साल के बाद मेरी 3 प्रमोशन होगी. कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति प्रमोट हो रहा है ना वही अपनी मोटिवेशन लूज कर देगा. यहाँ पे इजी है प्रमोट हो, कुछ करना ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा थोड़ा सा लोगों को यस सर करो, मेरी प्रमोशन हो जाए. नो, इट हैज टू बी कॉम्पिटिटिव टू. आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ऐसे लोग हायर करने चाहिए कि जो लोग आपको ये बता सके दैट इन ऑर्डर टू बिकम आवर सीनियर यू हैव टू वर्क हार्डर. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर मिस्टेक्स होती हैं तो मिस्टेक्स को कई बार नजरअंदाज भी किया जाता है सो दैट द राइट पर्सन कैन बी रिटेन. एंड इट मस्ट कंसिडर द साइकोलॉजिकल सोशल सेफ्टी ऑफ द पर्सन. उसका ईगो भी ज्यादा हर्ट ना हो.
अगर एक व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हायर हुआ है और कल को उसे सीनियर मैनेजर बनना है, तो इन चीजों को भी थोड़ा देखा जाना चाहिए। मैं वो एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एक कंपनी थी, उस कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट थे, एचआर। अब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस कंपनी में, और कंपनी का नाम था फॉर एग्जाम्पल ए। ए था कंपनी का नाम। वहां पर एक वीपी थे, और वीपी वो थे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, एचआर। अब सुनने वाली बात, मैं आपको लास्ट पॉइंट समझा कि ए कंपनी को एक बहुत बड़ी बी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब जो ये वीपी एचआर थे तब तक इस कंपनी से जा चुके थे, ए कंपनी से ये काम यही करते थे, यहां से जा चुके थे। अब बी कंपनी में उनसे आधी उम्र के लड़के ने ज्वाइन किया। ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, और वो बहुत अच्छे बी स्कूल से भी थे। उन्होंने ज्वाइन किया और इनको ढूंढा गया, ए कंपनी के वीपी एचआर को, और इन्हें कंपनी में वापस बुलाया गया जब ये कंपनी बी के पास आ चुकी थी। अब ये जो वीपी एचआर थे, इनसे कहा गया कि भैया हम तुम्हें दोबारा हायर कर रहे हैं, बट तुम्हें रिपोर्ट अब इस व्यक्ति को करना है। तो क्या हो गया, उनकी ईगो हर्ट हो गई। उन्होंने कहा मैं 2 दिन का छुट्टी चाह रहा हूँ, मुझे अपने नेटिव प्लेस पे जाना है, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, क्योंकि केस मैंने खुद हैंडल किया था। ही वेंट टू हिज नेटिव प्लेस, वहां वो 4 दिन रहे, और 4 दिन के बाद ही वॉज आउट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, बिकॉज मोटिवेशन में ईगो को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ईगो की प्लेस नहीं रखी गई, दे हैव लॉस्ट अ वेरी गुड रिसोर्स। और फिर इकोनॉमिक नीड्स है, फिर उनकी सैलरीज है, उस हिसाब से सैलरीज भी देनी चाहिए, सो दैट पीपल फील एनकरेज while coming to the job. So motivation is very important managerial functions or functions of an entrepreneur. Let's move on to the eighth part, supervision. After issuing instruction, the entrepreneur must see that the given instructions are carried out. एक बार आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आपको पहले तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक एटीट्यूड बनाना है। इंस्ट्रक्शन देने की नहीं की ना बचे कला है। अगर आप बहुत ही केयर फ्री टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत लाइट हार्टेड से एंटरप्रेन्योर हैं, यू क्रैक जोक्स एवरी नाउ एंड देन, और बहुत लाइट हार्टेड से एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो किसी हद तक कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। स्पीक लेस, कन्वे मोर। तो आप जब इंस्ट्रक्शंस दें उन्हें सुना जाना चाहिए, एंड यू हैव टू टेक नोटिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Supervision refers to the job of overseeing subordinates at work to ensure the maximum utilization of resources. अब बच्चों मेरी बात आप याद रखिएगा, ये जो टर्म है ना कि भाई लोग हायर किए जा रहे हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इट इज नॉट एट ऑल अ बैड फ्रेज। भाई एक कंपनी में अगर 10,000 लोग काम करते हैं और करोड़ों रुपया महीने की सैलरी बांटी जाती है, तो कंपनी को उससे आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। और आउटपुट कौन ला के देगा, पीपल। इफ पीपल डू नॉट नो देयर केआरएस, डू नॉट नो देयर केपीआईज, उन्हें कभी फॉलो अप नहीं किया जाता, और उनका कभी काम का नेग्लिजेंस को चेक नहीं किया जाता, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन दीज फोर वॉल्स, एंड दीज हैपनिंग्स आर मेकिंग दीज फोर वॉल्स वीकर। सो इनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, 8 आवर्स ऑफ वर्किंग में 2 आवर्स की रिलैक्सेशन हो, और 6 आवर्स का काम इनके पास तैयार पड़ा हो, सो दैट दे शुड नॉट फील बर्डन, दे शुड फील रिलैक्स, एंड दे शुड कीप वर्किंग एज, एंड टू करेक्ट द सबॉर्डिनेट्स व्हेन एवर दे गो रॉन्ग। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी उनसे कोई गलती हो तो उस गलती को एड्रेस किया जाए, ना कि उस व्यक्ति को, और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप इस पर काम करें, इसे करेक्ट करें, और जब वो इस पर काम करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम दे ऑलवेज परफॉर्म बेटर। सो सुपरविजन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन. It is one of the most important functions, as it is essential to channelize the activities of various individuals in the organization for the achievement of common goals. अब बच्चों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब यहाँ पर
1 to 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पर 1 to 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पर 1 to 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पर 1 to 10 लोग काम करते हैं, एंड सिमिलरली 1 to 10। तो 50 लोग 5 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। अब कंपनी का काम इंटरलिंक्ड, एक नेटवर्क है, एक जाल है, और उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अब जैसे देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज इट इज असेंशियल टू चैनलाइज द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बी पर काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट सी पर काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट डी पर काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ई पर काम कर रहे हैं। तो जब आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोजेक्ट एफ। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करता किसी भी वजह से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की। आप ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, बच्चे कभी कभी कर लेते, कभी कभी तो ठीक है, बट इफ इट इज हैपनिंग एवरी टाइम, तो आप ये देख लीजिए कि इस इदारे को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक के ऊपर आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली ही विल बी द बिगेस्ट सफर। The entrepreneur must make sure that the work of different segments is going according to the predetermined targets, and corrective measures must be initialized if there is any deviation. तो प्रोजेक्ट ए को पता हो कि काम पूरा हो रहा है, प्रोजेक्ट बी को टाइमलाइंस का पता हो, सी को हो, डी को हो, ई को हो, क्योंकि जब फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा तो इनको क्लब किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसी के बेसिस पर प्रोजेक्ट फाइनलाइज माना जाएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, एक गाड़ी होती है, गाड़ी में इंजन है, मशीनरी है, अलग अलग पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, सीट्स हैं, स्टेयरिंग है, एयर कंडीशनर है, गियर बॉक्स है, और एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। इनको इंटीग्रेट किया जाता है, क्लब किया जाता है, तभी जाके विद एन इग्निशन और बैटरी लगाई जाती है, कार्स गेट स्टार्ट। एंड टॉप ऑफ इट, अगर टायर पंचर है तो ये सारी चीजें बेकार है। तो हर चीज का ना अपना अपना रोल है, और वो कब होता है जब हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो आप गाड़ी को एक ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन एम्प्लॉय समझ सकते हैं, एंड व्हेन दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर द कार मूव्स फास्ट। और वही है, कोऑर्डिनेशन करेंगे तो आगे जाएगा, और रिवर्स करेंगे तो पीछे आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें सब में कोऑर्डिनेशन है, कि अगर एक कंपनी गाड़ी आगे जा रही है तो ऑल द मैकेनिकल पार्ट्स आर सपोर्टिंग द कार टू मूव ऑन, और अगर एक गाड़ी पीछे आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि अपने आप ही पीछे आ रही है, उसमें भी उन मैकेनिकल पार्ट्स का रोल है। वो छोटे छोटे वो जो मैकेनिकल पार्ट्स है उनको डायरेक्शन मिली है कि भी गाड़ी को पीछे लेके आना है। यू कोई ना कोई तो वजह होगी कंपनी ग्रो कर जाती है, कोई ना कोई तो वजह होगी व्यक्ति ग्रो कर जाता है, कोई ना कोई तो वजह होगी कंपनी फेल हो जाती है, कोई ना कोई तो वजह होगी एक व्यक्ति फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपनी जिम्मेदारी से भागना, उसे कहते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग। Control is the process which enables the entrepreneur to get his or her company's policies implemented and take corrective actions if performance is not according to the predetermined standard। तो बच्चों, कंट्रोलिंग क्या है? कि भैया हमारी कंपनी में आपने काम करना है, 9 to 5 हमारी जॉब आवर्स हैं, इतने बजे लंच होता है, इतनी तारीख को सैलरी मिलती है, इतना पीएफ कटेगा, इतना ईएसआई होगा, इतनी ग्रेचुटी मिलेगी, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, और मेडिकल लीव्स इतनी है। ये सब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और कंपनी को ये यू नो ध्यान रखना पड़ता है कि हर व्यक्ति उस पॉलिसी के अंडर फॉल होता है, तभी एक कंपनी में स्टैंडर्ड ऑपरेशंस चल सकेंगे। द प्रोसेस बिगिंस विद एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, measuring actual performance, comparing with the actual performance with the standard, finding variations, and finally taking corrective actions। अब बच्चों जो सेकंड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी के स्टैंडर्ड्स है ना, एसटीडी, वो ये है, और जो परफॉर्मेंस है दैट इज हेयर।
तो ये जो इतना सारा गैप है ना, इसको आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपके सामने स्टैंडर्ड सेट है। और जब स्टैंडर्ड सेट ही नहीं है तो भैया जो मर्जी आप काम कर लो, जैसे मर्जी आप काम कर लो, जितना मर्जी आप काम कर लो। वो कहा जाता है ना, टू मेजर 24 आवर्स ऑफ द डे, आपके पास एटलीस्ट दिन भर में 10 से 15 काम लिखित होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके 24 घंटे गए कहां पे। द प्रोसेस बिगिंस विद एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ये स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बन गया, भाई इतना तो अचीव करना है। अगर हमने साल का 2000 करोड़ रुपए कमाना है तो अच्छा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस थी दिस वन। कंपेयरिंग विद एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड का कंपेयर किया। फाइंडिंग वेरिएशन, ये आपका वेरिएशन आ गया सारा। एंड फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखिए तो सही कि गड़बड़ कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। और जो कंपनीज इस प्रॉब्लम को बचो टेक केयर कर लेती हैं, उनका बाल बांका नहीं। और जो नहीं कर पाता है, देन दे हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड चैलेंज। So, Bacha, with this, we have come to the end of today's class, where we have taken planning, organizing, staffing, directing, leadership, communication, motivation, supervision, coordination and controlling. मैं आपको इन क्लासेस के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को कि इन ऑर्डर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इन ऑर्डर टू टेक अप दिस सब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स, इट इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड। और अभी हम सिर्फ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कुछ पार्ट्स कर रहे हैं, इनके सब पार्ट्स कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है आप लोगों के लिए रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन। ये देखिए, ये मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का यूवीपी है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। इस रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन में आज की क्लास में से मैंने आपको 10 वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हैं विद मीनिंग्स, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं 10 अलोंग विद आंसर्स, प्लस सिनॉप्सिस दिया आज की क्लास, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चंस दिए हैं विद 4 ऑप्शंस ईच, 10 क्वेश्चंस है बच्चों, एंड में इसके आंसर्स। तो वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन फॉर आवर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स कम हैं, जल्दी और बढ़ जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा पढ़ाने। ये जो सब्सक्राइबर्स बढ़ना है, जो आपके मैसेजेस हैं, ये बेसिकली हमारे लिए क्लैप है, हमारे लिए हमारा फूड ऑफ थॉट। तो हमें अच्छा लगता है अगर बच्चे सब्सक्राइब करें, पढ़ें, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टडी। सो बच्चों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मैनेजरियल फंक्शंस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पिछली क्लास में मैंने किया था एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कमर्शियल फंक्शंस। जस्ट अ मिनट, या कमर्शियल फंक्शन। सो बच्चों, with this we have come to the end of today's class. Keep studying, keep scoring good marks, and keep adding your value to the society. So until we meet the next time, bye bye for now. God bless you all, and take care of yourself. And do not forget to subscribe our channels. More channels are there. अगर आपको लाइफ की कुछ और गाइडलाइंस चाहिए तो we are running more channels with the same name, Mavericks India Solution. Here we provide thought process to develop yourself, your potential to make your life better. So मैंने इनके दोनों के लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, मैं पहले भी कर रहा था क्लासेस में। और जिन बच्चों ने केस स्टडीज करनी है 11th की, सारी केस स्टडीज चैनल पर उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज गेट एक्सट्रीमली बेनिफिट। सो बच्चों, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।